10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal. 15 फरवरी 2017 है। इसरो के PSLV C-37 अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक 104 सैटेलाइट्स एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर सारे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत की गिनती विश्व के अग्रणी देशों में होती है। भारत की इस प्रगति के पीछे सोच है एक युग पुरुष की। उन्नीस में जब देश आजाद हुआ तब गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का चारों तरफ साम्राज्य था। डॉक्टर साराभाई को यह पता था कि विज्ञान और तकनीकी के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। वे भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में स्थापना की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। PRL आज भारत ही नहीं अपितु विश्व के अग्रणी भौतिकी अनुसंधान केंद्रों में से एक है। आज के इस कार्यक्रम में हम देश के विकास को गतिमान रखने के लिए निरंतर प्रयासरत इस संस्थान के अंदर जाकर देखेंगे और यहाँ पर हो रहे शोध कार्य को समझने का प्रयास करेंगे। PRL जिसको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बोलते हैं, वो विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया 1947 में, और वो 1940s में ही समझ गए थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने ये PRL फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना करी, जहाँ पर कॉस्मिक रेज की रिसर्च, एटमॉस्फेयर साइंस की रिसर्च को स्थापित किया गया। और उसी दौरान उन्होंने ये भी सोचा कि हमको स्पेस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। उसी के साथ साथ उन्होंने तुम्बा में रॉकेटरी से रिलेटेड वर्क की भी शुरुआत करी, और वो रॉकेटरी 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च तुम्बा से किया गया। It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. सुदूर अंतरिक्ष में जगमगाते हुए तारों के अंदर क्या रहस्य छिपा है? क्या वहाँ कोई रहता है या फिर वो एक दृष्टि भ्रम मात्र है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में हम 7 विभिन्न एरियाज में डोमिनेटली काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें कि हम दूर जो एस्ट्रोनॉमिकल और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके लिए हमारा माउंट आबू में एक स्पेशल टेलीस्कोप है, 1.2 मीटर टेलीस्कोप, उसका यूटिलाइज करते हैं। इस तरह के प्रश्न कई सदियों से मानव मन को उद्विग्न किए हुए हैं। इन प्रश्नों का जवाब हमारे वैज्ञानिक इन प्रयोगशालाओं में ढूंढ रहे हैं। अभी हाल ही में PRL के वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। We have discovered a sub-Saturn planet around a sun-like star, which completes a year in 19.5 days, and it's about 27 Earth mass with a radius of about 6 Earth radii. So this is almost twice the size of Neptune and 1/3 the size of Saturn. So it can be called a sub-Saturn or a super Neptune. If we find a star is wobbling, that means there is a planet around it, and see the amplitude of the wobble gives us the mass of the planet. The period of the wobble gives us the period of the planet that is going around it, and as well as the distance between the planet and the star. And
Finding such planets this close to stars help us to understand how planets are formed. भारत के साइंटिस्टों द्वारा पहला एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है और ये इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के जो कंट्रीब्यूशन है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस, उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। और चंद्रयान 1 मिशन तो बहुत ही प्रसिद्ध मिशन है क्योंकि उसने चंद्रमा पर पानी की खोज की, तो दैट इज़ अ मेजर डिस्कवरी विच द होल वर्ल्ड इज क्लेमिंग अबाउट। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 2 मिशन को चांद पर भेजने की तैयारी में है। चंद्रयान 2 के कई पेलोड्स PRL में तैयार किए जा रहे हैं। Chandrayaan 2 will have three systems. One is the orbiting spacecraft, and the second one is the lander, and third one is the rover. This instrument is called the Alpha Particle X-ray spectrometer instrument. This will be flown in Chandrayaan 2 rover to understand the in situ elemental composition of the moon. और हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग हाई लैटिट्यूड्स और हाई और यू कैन से नियर द पोल्स, मून्स के पोल्स के पास जाकर उतरें और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आपका सोलर फिजिक्स डिवीज़न है जो कि उदयपुर में है, जिसको उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, और वहाँ पर हमारे पास एक 50 सेंटीमीटर टेलीस्कोप है जिसके द्वारा हम सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सूर्य पर क्या क्या प्रक्रियाएँ हो रही हैं, किस टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं और उन चेंजेस का पृथ्वी पर क्या इफेक्ट आ रहा है। आदित्य L1 मिशन सूर्य को और गहराई से समझने के लिए भेजा जाएगा। PRL is proposing one payload that is called the ASPEX, Aditya Solar Wind Particle Experiment, that is called the ASPEX. And in the ASPEX we have two subsystems, SWISS and the STEPS. यह मिशन पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, which is about 15 lakhs kilometer away from the earth towards the sun side. So when the solar flare comes, this particular instrument identifies and it can predict in advance. कार्बन 14 कार्बन का एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो निरंतर एलिमिनेट होता रहता है, जिसे PRL में एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम की इस अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लियाइड्स जैसे कार्बन 14, बेरिलियम 10, एल्यूमिनियम 26, इनका मेजरमेंट किए जा सकते हैं। रेडियो कार्बन टेक्निक एक सबसे महत्वपूर्ण समय निर्धारण की तकनीक है जो कि बहुत ही पुराने समय से चल रही है। क्लाइमेट चेंज अगर आप जानना चाहते हैं पास्ट में, तो आपको समय निर्धारण करना पड़ेगा किस समय किस तरह से क्लाइमेट बदला, तो वो एक क्लाइमेट डेटिंग का वो उसका समय निर्धारण भी रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जा सकता है। ग्लेशियर्स के कब कैसे वो पीछे जा रहे हैं, कैसे पिघल रहे हैं, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। किसी जीवाश्म के प्राप्त होने पर यह पता लगाया जाता है कि उसमें कितना कार्बन 14 एलिमिनेट हो चुका है और इससे उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। यह किसी भी वस्तु के उम्र निर्धारण की एक उत्तम तकनीक है। सबसे बड़ी एक परेशानी रही है कि अभी तक रेडियो कार्बन डेटिंग की कोई तकनीक नहीं है। तकनीक थी लेकिन वो बहुत ही पुराने तरह की। ये एडवांस टेक्निक एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें बहुत ही कम सैंपल में बहुत जल्दी आप कार्बन 14 डेटिंग कर सकते हैं। तो रेडियो कार्बन टेक्निक के द्वारा आप कई इन पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स की डेट कर सकते हैं और भारत की हिस्ट्री को हम दोबारा लिख सकते हैं। इस प्रयोगशाला का नाम है Simulation for Planetary Exploration, which is simulations and instrumentation for planetary explorations. So at PRL, actually in this laboratory we do different kinds of activities. The first one is to develop instruments for present and future planetary exploration of Moon, Mars and Venus. जिन प्रयोगों को अंतरिक्ष में जाकर नहीं किया जा सकता, उसे यहाँ पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसा माहौल तैयार करके किया जाता है। This is a planetary environment simulation. So this is an indigenously developed chamber at PRL where we can simulate the temperature and pressures of that of the moon and 10 centimeters of the lunar surface. We can simulate such 10 centimeters to 30 centimeters of the lunar soil stratigraphy and create an environment. Experimental simulations, whatever inputs we get, we incorporate into the mathematical modeling.
and such kind of experiments and facilities are also used for properly planning future experiments. पृथ्वी पर समय समय पर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। ये उल्कापिंड अंतरिक्ष की उत्पत्ति और उम्र के विषय में कई अनसुलझे रहस्य सुलझाने में मदद करते हैं। पीआरएल में दुनिया भर से मिले उल्कापिंडों पर व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है। जो लैब्स में जो मीटोराइट्स आते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा ये पता करते हैं कि उनकी संरचना क्या है, वो कैसे बने हैं और कहाँ से आए होंगे। जैसे कि कुछ मेट्रॉइड्स हमारे मंगल से भी आए हुए हमको पता लगे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रॉइड्स हैं। जो मेट्रॉइड से हम लोग छोटे से ग्रेन्स निकालते हैं जो एकदम पहले बने होते हैं, फर्स्ट फॉर्मिंग सॉलिड्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम इंक्लूजन्स। ये रीजन जो है बेसिकली सैंपल इंसर्ट करने के लिए है, तो एक प्राइमरी बीम आके हिट करता है और फिर इसमें से जो ऊपर वाले सतह है इसमें से जो आयंस निकलते हैं उसको हम मैग्नेट के थ्रू जाने देते हैं, जिससे सेपरेशन होता है, आइसोटोप सेपरेशन होता है और हम लोग आइसोटोप्स मेजर करते हैं। आइसोटोप्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फिंगरप्रिंट की तरह है। जैसे हम हर ह्यूमन बीइंग को एक फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, वैसे ही हर आइसोटोप्स का फिंगरप्रिंटिंग डिफरेंट होता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये आइसोटोप्स कब और कैसे चेंज हुआ। तो ये हम लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि कब और कैसे सोलर सिस्टम बना। यह संचार अर्थात कम्युनिकेशन का युग है, पर समय के साथ कम्युनिकेशन जितना आसान हुआ है उतना ही जोखिम भरा भी है। पीआरएल की इस अत्याधुनिक ऑप्टिक्स प्रयोगशाला में लेजर के प्रयोग से एक ऐसे सिक्योर कम्युनिकेशन की टेक्निक पर कार्य किया जा रहा है जिसे हैक करना असंभव होगा। टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार में हम मैसेज भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उसको कोई भी हैक कर सकता है। और उसको हैकिंग रोकने के लिए हमारे पास कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, कोई फिजिक्स का सिद्धांत नहीं है जो उसको रोक सके। लेकिन अगर हम क्वांटम स्टेट, जो सिंगल फोटॉन सोर्स है या एंटेंगल्ड फोटॉन सोर्स है, वो क्वांटम सोर्स है, सो हम क्वांटम स्टेट के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये बनाने का उद्देश्य यही है कि जब हम क्वांटम स्टेट के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता। अगर कोई हैक करेगा तो हमको तुरंत पता चल जाएगा। जिसमें एक फोटोन जाता है कि नॉनलीनियर क्रिस्टल के थ्रू, जिसमें वो दो हिस्सा में डिवाइड होता है एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक। एक को हम बोलते हैं कि सिग्नल, अनदर वन इज कॉल्ड आइडलर। तो इस टाइप का दो जो फोटोन है, एक फोटोन का प्रॉपर्टी हमें पता होता है तो दूसरा फोटोन का प्रॉपर्टी हम इमीडिएटली जान लेते हैं। इसको कहते हैं कि एंटेंगलमेंट। तो इस वाला एंटेंगलमेंट से क्या फायदा होता है कि आप कम्युनिकेशन करें, तो इस वाला एंटेंगल फोटोन होता है बहुत सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होता है। अभी जितने सारे कम्युनिकेशन में फ्रॉड होता है वो वाला क्वांटम कम्युनिकेशन के द्वारा हम रिड्यूस कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। मार्स की कक्षा में पहली बार किसी कंट्री द्वारा पहले ही अटेम्प्ट में एक ऑर्बिटर को स्थापित करना, वो इंडिया ने करके दिखाया। India became the first country in the world to have the successful insertion of a Mars orbiter mission around the Mars. भविष्य के मंगल मिशन के पेलोड्स भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। Basically, the Mars planet has atmospheric profile of the neutral particles as well as the ions, etc. So the technique is called as a radio occultation experiment, in which a RF signal or microwave signal is transmitted from the satellite and it is bent when it is passing through the atmosphere of the Mars, and we receive this band signal on the Earth station at Bailulu or other Earth stations. Now this signal, when we receive on the Earth, there is a bending angle. So from the received signal we retrieve this bending angle, and then there are retrieval algorithms using which we can find out the atmospheric profile like pressure, temperature, the density, ion density, etc. All these profiles we can retrieve. This is the only experiment which can give the whole profile from like 30 km to almost like 200 km altitudes. यह ब्रह्मांड कब अस्तित्व में आया? क्या इसका कोई आदि और अंत है? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए पीआरएल में कई तरह के अध्ययन हो रहे हैं। धरती या फिर कोई भी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मटेरियल कहीं से भी कुछ भी हो, उनके सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं, उनको अगर फिंगरप्रिंट करना है, वो एवोल्यूशन देखना है, तो हमें आइसोटोपिक रेशियोज
और एलिमेंटल रेशियोज, डिफरेंट जियोकेमिकल कॉम्पोजिशंस हमें मेजर करना पड़ता है। LAHR-ICP-MS हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मिनरल या कोई भी मटेरियल को डिस्ट्रॉय ना करके उसका जियोकेमिकल कॉम्पोजिशन जानना। जब भी कोई आयनाइजिंग रेडिएशन, लाइक आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो होती हैं, वो जब किसी भी आर्टिफिशियल मटेरियल या किसी भी मटेरियल पे गिरती हैं तो वो क्या करती है, आयनाइजेशन करती हैं, और उसकी वजह से जो उनकी एनर्जी है उसका एक छोटा सा पार्ट इन मटेरियल में कैद हो जाता है। अब जब हम इन मटेरियल्स को गर्म करते हैं या फिर लाइट दिखाते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी ट्रैप है वो निकल जाती है, और वो किस फॉर्म में निकलती है, वो लाइट की फॉर्म में निकलती है। उसका जो लाइट का फॉर्म है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हमें लगभग अंधेरे वाली कंडीशंस में काम करना पड़ता है ताकि उस बहुत ही कम लाइट सिग्नल को हम लूज ना करें, उसको मेजर कर पाए। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इस लैब ने काफी ज्यादा काम किया है डेटिंग में, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग में। डेटिंग का मतलब क्या है, डेटिंग को मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊं, एक बीकर है, हमें पता है कि इसमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और मुझे पता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉल्यूम रेट पता है कि किस रेट से इसमें पानी भर रहा है, तो मैं पता कर सकता हूं कि ये कितने टाइम में ये पानी इतना हुआ है। कैसे, सिंपल उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम रेट से डिवाइड कर दीजिए। बस यही सिंपल फिनोमिना हम ल्यूमिनेसेंस डेटिंग में भी है। तो उसमें क्या करते हैं, जो एनर्जी हमारे क्रिस्टल्स में डिपॉजिट हो रही है वो हर साल का कितनी एनर्जी डिपॉजिट है वो हमें निकालनी पड़ती है, और टोटल एनर्जी कितनी डिपॉजिट हुई है वो निकालनी पड़ती है। दोनों को जब हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम उससे टाइम बता सकते हैं कि ये सैंपल कितना पुराना सैंपल है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है ये सब, जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रैप्स में जो है एनर्जी को कैद कर लेता है। अब जब ये मैं नेचर से सैंपल लाऊंगा, उसको हीट करूंगा थोड़ा सा, या उसको लाइट से स्टिमुलेट करूंगा, तो वो सैंपल अपनी लाइट छोड़ेगा। अब ये लाइट किसके प्रोपोर्शनल हो गई, जितनी ज्यादा एनर्जी उसे नेचर में मिली हुई है या फिर जितने ज्यादा टाइम तक मिली हुई है। तो इनडायरेक्टली जो ये लाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल हुई, जितनी डोज के जो जितनी एनर्जी मिली हुई है, और किसके प्रोपोर्शनल हुई, टाइम के। तो अगर मेरे को ये लाइट पता लग जाती है तो इस लाइट से मैं डोज या फिर टाइम निकाल सकता हूं। अगर हम इससे डोज निकालते हैं तो हम इसे कहते हैं डोजिमेट्री, और अगर हम टाइम निकालते हैं तो हम इसे कहते हैं डेटिंग। यह रमन लिडार है। इसमें एक लेजर बीम को वायुमंडल में प्रक्षेपित किया जाता है और पुनः लौटकर आने वाले विकिरण का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर सीवी रमन ने जिस प्रभाव को डिस्कवर किया था उसके ऊपर, रमन इफेक्ट के ऊपर काम करता है, और यह पृथ्वी के 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल के कणों को, बादल और बादलों की परत को, बादलों में पानी कितना है और कितना बर्फ है उसका अध्ययन करता है, और जो एक महत्वपूर्ण नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर, वाटर वेपर की वर्टिकल प्रोफाइल्स, जो ऊर्ध्व प्रोफाइल्स हैं उनका अध्ययन करता है, और बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म, रेडिएटिव फोर्सिंग और टेम्परेचर प्रोफाइल को लगभग 24 घंटे उसका पूरा अहमदाबाद के ऊपर या इस जगह के ऊपर उसका 25 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरा विवरण हमें देता है। प्रकाश की किरण में तैरते हुए नन्हे कण आपने कई जगह देखे होंगे। इन्हें एरोसोल्स कहा जाता है। ये कई प्रकार से हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, जिसका अध्ययन PRL के वैज्ञानिक कर रहे हैं। Aerosols are solid or liquid particles that are suspended in the medium of air. They are produced by natural sources such as desert dust and sea spray from the ocean, and by man-made activities which include burning of fossil fuels such as industrial and vehicular emissions, and also from the domestic usage of biofuel and biowood. Actually aerosol अगर आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप पार्सल लेंगे तो उसमें हजारों कण होते हैं एरोसॉल के। The types of particles in the atmosphere they vary. They range from sulfate, nitrate to black carbon to organic carbon, sea salt, mineral dust, etc. One of the examples is how the black carbon that is produced by man-made activities such as incomplete combustion of fossil fuels that are used in vehicles and in biomass burning, how these are produced and how they vary as a function of size and how they are mixed in the atmosphere is one of the key areas of study. जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पीछे जो दिखाई पड़ रहा है,
यह है ECOC एनालाइजर, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन और एलिमेंटल कार्बन हम लोग मेजर करते हैं। ये एलिमेंटल कार्बन आपको बताएगा कि एरोसॉल में कितना ब्लैक कार्बन का कंटेंट है, और उसके हिसाब से लोग पता कर सकते हैं कि ये जो है पृथ्वी को कितना गर्म करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सल्फेट एरोसॉल है या वाटर सॉल्युबल एरोसॉल है, तो वो पृथ्वी के जो वातावरण है उसको ठंडा करते हैं। यहाँ पे PRL में हम लोग जो है एरोसॉल कहाँ से आते हैं, उनके भौतिक रासायनिक गुण क्या हैं, उनके मुख्य सोर्सेस क्या हैं, वो जब वहाँ से जहाँ से भी चले वहाँ से और जब तक एटमॉस्फेयर से निकले, इसके बीच में उनके गुणों में क्या परिवर्तन आया, इन गुणों में परिवर्तन आने का क्या प्रभाव हो सकता है हमारे वापस ये अर्थ रेडिएशन बजट पे या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे। PRL में जिस तरह के अत्याधुनिक प्रयोग व अनुसंधान हो रहे हैं, उसमें हाई लेवल कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है। विक्रम 100 नाम का यह सुपर कंप्यूटर PRL की समस्त गतिविधियों की बैकबोन की तरह काम करता है। हाई एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो एक कंप्यूटिंग पावर जिसको हम बोलते हैं मेमोरी और CPU, इनको एक इकट्ठा करके एक पूरा एक कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। उसकी मदद से साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो लोग हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत एफिशिएंटली इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। इस सिस्टम में 2300 के करीब कंप्यूटिंग कोर है, 1,55,000 के आसपास GPU कोर है, 25 टेराबाइट्स की मेमोरी है और 300 टेराबाइट्स का स्टोरेज कैपेसिटी है। इसको यूज करके हमारे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उसको यहाँ यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रयोगशाला में बहुत बारीकी से क्लाइमेट चेंज को समझा जा रहा है। और इस लैब के अंदर पास्ट और प्रेजेंट क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पास्ट क्लाइमेट में कैसे वेरिएशन हुआ है, पहले किस तरीके से रेनफॉल और टेम्परेचर में डिफरेंसेस आए हैं और वो आने वाले समय में कैसे बदल सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और उसके लिए हम ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मास स्पेक्ट्रोमीटर रखा है, इसका यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम कई तरह के सैंपल्स जैसे कि वाटर, जब चाहे वो समुद्र का पानी हो या वो रेन वाटर हो या फिर वो नदियों का पानी हो, उनको हम लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और कैसे नदियों का बहाव हुआ, इन चीज़ों के बारे में, या किस तरीके से रेनफॉल हुआ उसके बारे में बताते हैं। सो साराभाई जी का मेन मोटिवेशन था स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए लेके आए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का यह सपना था कि भारत का अपने बलबूते पर विकास हो और उसका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। You know, India has 500,000 villages, and if we want to really create the counter forces to urbanization, which everybody agrees has its own great problems, if we want to see that some of our best people continue and can have a meaningful, qualitatively rich experience, even if they are in villages, then we can use these new techniques to bridge that information gap, that contact with the wider sphere in the world. आज भारत विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डॉक्टर साराभाई ने जो सपना देखा था वह आज सच होता दिखाई दे रहा है।